आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी लिखे हुए प्रोग्राम का आउटपुट कैसे निकालते हैं। अगर प्रोग्राम पहले से ही लिखा हो और आपको उसका आउटपुट बताना है तो आपको प्रोग्राम को ध्यान से देखना पड़ेगा। एक एक स्टेप को ध्यान से देखेंगे तो आपको आउटपुट निकालने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए। ये जो डेफ है ये आपको बता रहा है कि यहां पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है। डिस्प्ले फंक्शन का नाम है और यहां पे ये जो ए है और बी है इसको आप कहते हैं पैरामीटर्स। इसको आप कहते हैं पैरामीटर्स। अब यहां पे अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे और इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये डी के नीचे से ना शुरू होकर पहले थोड़ा सा स्पेस दिया गया है फिर लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट इसी फंक्शन का हिस्सा है और ये दोनों स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और फंक्शन तब नहीं एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको डिफाइन करते हैं। फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब आप इसको कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं। तो अभी ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ना ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब हम आते हैं यहां पे। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी फंक्शन है, यहां पर भी फंक्शन है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहां पे फंक्शन को डिफाइन किया गया है और यहां पे फंक्शन को कॉल किया गया है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डेफ लिखते हैं, लेकिन जब आप कॉल करते हैं तो डेफ नहीं लिखते। और फंक्शन तब नहीं एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको डिफाइन करते हैं। फंक्शन तब एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हैं। तो जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे कंट्रोल उस लोकेशन पे जंप कर जाता है जहां पर आपने उसको डिफाइन किया है। तो कंट्रोल सीधे यहां पे आएगा। यहां पे वो क्या करेगा? ए की वैल्यू को 10 कर देगा और बी की वैल्यू को 20 कर देगा, क्योंकि यहां से हमने कोई वैल्यू पास नहीं की है। जब हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं या यहां पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो जब हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो जो भी डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो उसी को मान लेता है। तो यहां पर वो ए की वैल्यू को 10 मान लेगा और बी की वैल्यू को 20 मान लेगा। तो ए की वैल्यू हो गई इस केस में 10 और बी की वैल्यू हो गई 20। अब यहां पर हमने एस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और लिख दिया एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। जब हम 30 को प्रिंट करेंगे, जब हम एस को प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट हो जाएगा और जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा कंट्रोल वापस यहीं पर आ जाएगा। अब हम यहां पर एक और फंक्शन यूज करते हैं, एक बार और डिस्प्ले को कॉल करते हैं और इस बार हम एक आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं। जब फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में जो भी हम लिखते हैं उसको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट। तो इस बार हमने क्या करा? डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा और 100 को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा। अब कंट्रोल जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंट्रोल वहां पे जंप कर जाता है जहां पे फंक्शन को आपने डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहां पर आपने एक आर्ग्यूमेंट पास किया गया है, लेकिन यहां पे दो पैरामीटर्स हैं, ए भी है और बी भी है। तो इस 100 को पकड़ने के लिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक ए वेरिएबल भी है और एक बी वेरिएबल। अब ये कहां पे जाएगा? 100 की वैल्यू ए में जाएगी या 100 की वैल्यू बी में जाएगी? और ये कैसे एग्जीक्यूट होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 100 की वैल्यू है ये पहले वाले पैरामीटर में जाती है। अब पहले वाले पैरामीटर में 10 पहले से ही है और 100 आपने भेज दिया है, तो ये किसको प्रायोरिटी देगा? 10 को देगा
या 100 को देगा। अब ये यहां पे प्रायोरिटी दे देगा 100 को, जो वैल्यू आप भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो उसको प्रायोरिटी दे देगा। तो इस केस में क्योंकि 100 वैल्यू आपने सेंड की है, तो यहां पर ए की वैल्यू हो जाएगी 100 और बी की वैल्यू जो है वो 20 ही रहेगी, क्योंकि आपने केवल एक आर्ग्यूमेंट भेजा है। अब आपने यहां पे लिखा s इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 20, तो s की वैल्यू हो जाएगी 120। जब आप प्रिंट s करेंगे तो 120 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं फिर से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करता हूं और इस बार मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा। सपोज करिए पहला आर्ग्यूमेंट है 200 और दूसरा आर्ग्यूमेंट है 300। अब यहां पर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए। जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे, कंट्रोल जंप वहां पे कर जाता है जहां पे यह फंक्शन डिफाइंड है। अब आपने यहां से दो आर्ग्यूमेंट भेजे हैं, यहां पर भी दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 और 20 है। अब पहली जो वैल्यू होती है 200 वो ए में चली जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है 300 वो बी में चली जाएगी। इनकी अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू तो है 10 और 20, लेकिन जब हम कोई वैल्यू सेंड करते हैं तो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रायोरिटी नहीं देता, बल्कि उन वैल्यूज को प्रायोरिटी देता है जिनको हमने भेजा है। तो इस केस में ए की वैल्यू 10 ना होकर 200 हो जाएगी और बी की वैल्यू 20 ना होकर 300 हो जाएगी। ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स तभी काम करते हैं जब हम कोई वैल्यूज नहीं भेजते। अब यहां पे s इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो 200 प्लस 300 कितना हो जाएगा 500। सी की वैल्यू हो जाएगी 500 और जब आप प्रिंट s लिखेंगे तो 500 स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहता हूं कि सपोज करिए कि आपने यहां पर फंक्शन को कॉल किया। सपोज करिए हमने यहां पे लिखा डिस्प्ले और यहां पे दो वैल्यूज को पास भी कर दिया। सपोज करिए 50 और 60। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो 50 है वो ए में जाके स्टोर हो जाएगी और जो 60 है वो बी में जाके स्टोर हो जाएगी। ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं 10 और 20, ये तभी काम करेंगी जब हम कोई वैल्यूज सेंड नहीं करेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो सी की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट हमने यहां पे प्रिंट करा है। सपोज करिए रिजल्ट हम यहां पे प्रिंट ना कराकर यहां पे प्रिंट कराना चाहें। सपोज करिए रिजल्ट हम यहां पे प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट एस, तो क्या ये काम करेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि यहां पर एस एक लोकल वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल का स्कोप वहीं तक सीमित रहता है, उस फंक्शन तक सीमित रहता है जिसके अंदर वो डिक्लेयर किया जाता है। लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के बाहर नहीं होता। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पे एरर आ जाएगी। अब आपको डिस्प्ले, लेकिन आप डिस्प्ले इसको बाहर ही कराना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। आपको इस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा। एस को आप रिटर्न करेंगे और आप जब भी किसी वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको कैच भी करना पड़ेगा। कैच कैसे करते हैं? सपोज करिए हमने यहां पे लिख दिया z। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे उससे पहले एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उससे पहले कोई एक वेरिएबल लिख देंगे। तो ये जो s की वैल्यू है, जो हमारे केस में 110 है, जो हमारे केस में 110 है, वो कहां पे आके स्टोर हो जाएगी? z में। तो अब एक z नाम का वेरिएबल बन जाएगा और उसमें 110 स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? इस 110 को स्क्रीन पर आसानी से डिस्प्ले करा सकते हैं, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं।
आप एक से भी अधिक वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। सपोज करिए आप दो वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, दो वैल्यूज को रिटर्न कर, यहां पर आपने क्या करा, एस भी कर दिया और ए भी कर दिया। अब अगर आपने दो वैल्यूज को रिटर्न करा है और अगर z में एक ही वेरिएबल से पकड़ा है, तो z दोनों वेरिएबल को कैच कर लेगा, दोनों वैल्यूज को कैच कर लेगा, लेकिन एक टपल बन जाएगा। और आपको पता है टपल में आप एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको दो वेरिएबल से कैच कर सकते हैं। सपोज करिए आपने लिखा p कॉमा z, तो जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल में आ जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में आ जाएगी। और फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को यहां पर डिस्प्ले करा सकते हैं, p कॉमा z। तो ये जो s की वैल्यू है 110 वो p में आ जाएगी और ये जो a की वैल्यू है जो कि 50 है वो z में आ जाएगी। तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। एक और मैं चीज बताना चाहता हूं, जो अक्सर इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी फंक्शन के साथ पूछ लिया जाता है। सपोज करिए कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो, यहां पे सपोज करिए यहां पे लिखा है प्रिंट फिफ्टी कॉमा 100 और यहां पे लिख दिया है SCP इज इक्वल टू हैश। तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पर 50 भी डिस्प्ले करा देगा और 100 भी डिस्प्ले करा देगा और हर वैल्यू के बीच में एज अ सेपरेटर जो है वो हैश लगा देगा। कभी कभी SCP की जगह END लिख देते हैं, एंड। उस केस में ये क्या करेगा, 50 भी प्रिंट करेगा और 100 भी प्रिंट करेगा और उसके बाद यहां पर एंड में हैश लगा देगा। तो इन चीजों की मदद से, इन जानकारियों की मदद से आप अपने फंक्शन के प्रोग्राम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।